तो आज फिर से हम अपनी जो पोइम है इसको आज हम कंप्लीट करेंगे, द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री। 2 स्टेंजा हम ऑलरेडी इस पोइम के रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आई होप वो आपको समझ में आए होंगे, आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे। ईजी सी पोइम है। पोइम में जो W.B. यीस्ट है, इस पोइम की जो है पोइट W.B. यीस्ट यानी कि विलियम बटलर यीस्ट, इन्होंने इस पोइम को लिखा है, अपनी जो फीलिंग्स को हमारे सामने एक्सप्रेस किया है कि क्या वो चाहते हैं, उनकी मन स्थिति क्या है। जस्ट बिकॉज क्योंकि जब बचपन का समय था, जब चाइल्डहुड का समय था, तो वो क्या थे कि वो पोइट अपने जो है इन्सफ्री नामक जो है आइलैंड पे गए थे। इन्सफ्री एक टापू है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एक काल्पनिक जगह, इमेजिनेशन में क्रिएट की गई एक जगह, इससे कोई रियल में कोई जगह हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब वो W.B. यीस्ट है, जो लास्ट 2 स्टेंजा में इन्होंने अपने जो इन्सफ्री का जो हमारे नेचर का डिस्क्रिप्शन हमारे सामने प्रेजेंट किया था, तो कुछ लोगों ने क्या है कि क्रिटिक्स ने अपने कमेंट्स इस पे दिए थे कि ऐसी कोई जगह रियल में तो है ही नहीं, ये खाली एक इमेजिनेशंस की ही है कल्पना। तो यहाँ पर जो है लेक आइल ऑफ इन्सफ्री, इसके अंदर जो है ये सच में एक काल्पनिक जगह ही है। ये पोइम जो है W.B. यीस्ट में जो क्या है कि बचपन में इस जगह पर गए थे, इस आइलैंड पे गए थे। आइलैंड पे जाकर ये बहुत ज़्यादा इससे क्या है कि इंचेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो कुछ चीज़ें वो नोटिस करते हैं वो उनके मन मस्तिष्क पर छा जाती है। क्योंकि अब वो क्या कर रहे हैं, वो शहर जो है, शहरी जीवन, सिटी लाइफ को वो इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन वहाँ का जो जीवन है उनको क्या है कि बड़ा ही मतलब कि डल सा नज़र आता है, उसमें कोई इन्जॉयमेंट नहीं है। क्योंकि असली आनंद जो है रहने का वो प्रकृति के बीच में होता है, नेचर के बीच में होता है। इस सब चीज़ों को वहाँ पर शहरी लाइफ की जो भागदौड़ भरी लाइफ है वहाँ पर वो मिस कर रहे हैं, उनको वो भुला नहीं पा रहे हैं प्रकृति के दृश्य को। तो वो क्या है कि एक दिन बैठे बैठे क्या है कि यादों में खो जाते हैं कि मैं एक जब बचपन में उस स्थान पर गया था, तो उस स्थान को क्या है कि वो अपनी मेमोरीज में रिकलेक्ट करते हैं। वो ये सोचते हैं कि जब मैं एक शांति चाहिए मुझे मेरे जीवन में, और शांति मुझको खाली एकमात्र जगह वो है इन्सफ्री, वहीं पर मुझको मिलेगी। तो बैठे बैठे वो सोचते हैं, कल्पना में खो जाते हैं कि वो इन्सफ्री जगह कैसी होती है, क्योंकि उस जगह का सीन उनके माइंड में रिक्रिएट हो जाता है। तो साथ ही साथ में वो क्या है कि वो भी इमेजिनेशन के अंदर गूंथे चले जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि उस जगह पर जाकर मैं एक ज़मीन खरीदूंगा, उस ज़मीन पर मैं अपनी एक छोटी सी कुटिया का निर्माण करूंगा। वो ये कहते हैं कि वहाँ पर जो छोटा सा घर वो बनाएंगे, वो भी नेचर से ही वो क्रिएट करेंगे, नेचुरल चीज़ों से ही वो बनाएंगे, जिसमें क्ले होगी यानी कि मिट्टी, और जो भी वहाँ पर जो लकड़ियाँ होंगी उनसे क्या करेंगे, उनसे वो खुद ही मेहनत करके खुद ही वो उस घर का निर्माण करेंगे। छोटी सी झोंपड़ी वहाँ पर वो बनाएंगे। वहाँ पर क्या है कि आसपास वो खेतीबाड़ी करने के लिए अपनी जो है सेम की फलियों की नोक क्यारियाँ लगाएंगे। साथ ही साथ में एक मधुमक्खी का बीहाइव वहाँ पर क्रिएट करेंगे, और सुबह शाम जब भी उनको टाइम मिलेगा, उस अच्छे से वो जो मधुमक्खियाँ जो अपना साउंड प्रोड्यूस करती है, अपने बज करके, विंग्स को बज करके जो भी अपना साउंड प्रोड्यूस करती है, उसको वो अच्छे से सुनेंगे, उसकी भिन्न भिन्नाहट को वो सुनेंगे। क्योंकि शांति जहाँ पर होगी, जब वहाँ पर आवाज़ करेगी ये मधुमक्खियाँ अपनी प्राकृतिक, तो वो स्थान उस जो उनकी आवाज़ से वो गूंज जाएगा। तो इस सब चीज़ों को वो एंजॉय करना चाहते हैं। एंड देन वो हमको ये बताते हैं सेकंड स्टेंजा में कि कैसा वहाँ का वो पूरा डे जाता है। इन्सफ्री नामक जगह पर वो हमको ये बताते हैं कि मॉर्निंग कैसी होती है, आफ्टरनून कैसी होती है, मिडनाइट कैसी होती है, एंड देन इवनिंग कैसी होती है। हमको जो है W.B. यीस्ट ने ये बताया था कि जो वहाँ की मॉर्निंग है वो प्रातःकाल के घूंघट के समान होती है। वहाँ पर क्या है कि सुबह ऐसे आती है जैसे कि ड्रॉपिंग स्लो होती है, जैसे कि बूंदें धीरे धीरे टपकती है। उसी भांति क्या है कि जो वहाँ का मॉर्निंग का जो सीन है वो ऐसे क्रिएट होता है कि जैसे जैसे सूर्योदय होता है, वैसे वैसे जो अंधकार रूपी जो घूंघट है वो उठता चला जाता है, और नेचर का असली सीन हमारे सामने क्रिएट होता है। पक्षी गाते हैं, चिरपिंग करती है बर्ड्स, ठीक है, स्पैरोज चिरपिंग करती है। वहाँ पर जो है कि वो फ्लावर्स वगैरह ब्लॉसम होते हैं, खिलते हैं। जो छोटे छोटे जो कीट है, वॉर्म्स है, जो झिंगुर है, वो वहाँ पर क्या करते हैं, वो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं जिसको कि वो सुनते हैं। ये वहाँ के वो मॉर्निंग का सीन हमको बताते हैं। हमको मिडनाइट के सीन में बताते हैं कि मिडनाइट वहाँ की ऐसी होती है कि एनी टाइम मिडनाइट के वहाँ पर क्या है कि हल्की रोशनी चमचमाती रहती है। कहने का मतलब ये हो गया कि एक तरीके से ये चांदनी रात का सीन वो हमारे सामने बता रहे हैं, क्योंकि हल्की चांदनी तो हल्की जो रोशनी होगी वो हमको ऑब्वियसली क्या है कि पूर्णिमा के चंद्रमा में नजर आती है। तो वो हमको ये कहते हैं कि मिडनाइट का जो वहाँ का सीन होगा वो हल्की चंद्रमा से आच्छादित, मतलब कि हल्की जो रोशनी से वो घिरा रहेगा, चारों तरफ से ठंडक वहाँ पर रहेगी, उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। एंड देन वो हमको ये बताते हैं कि आफ्टरनून का जो सीन है वहाँ पर जो आफ्टरनून होती है ऐसी होती है कि मानो वहाँ पर पर्पल जो रंग का जो प्रकाश है वो चारों तरफ हमेशा छाया ही रहता है। यानी कि उनकी जो आफ्टरनून है वो क्या है कि पर्पल जो कलर से वो क्या है कवर अप रहती है एनी टाइम। ये तो हो गई आफ्टरनून और मिडनाइट की बात। एंड देन वो हमको बताते हैं कि इवनिंग का सीन,
इवनिंग के सीन में वो हमको बताते हैं कि जैसे इवनिंग आएगी वहाँ का जो संध्या काल है, वहाँ पर जो लिनट्स जो नामक बर्ड है वो क्या है कि अपने विंग्स जब फड़फड़ा कर उड़ेंगे आकाश में, तो वो जो शोर करते हुए उड़ेंगे, जो वो आवाजें करेंगे, उससे क्या है कि संध्या काल सारा का सारा जो आकाश है, सारा का सारा जो आसपास का वातावरण है, वो लिनट्स के बर्ड्स के जो सिंग्स है, सॉन्ग है, उनसे वो क्या है कि पूरा का पूरा मतलब कि गूंज उठेगा। उस शांति प्रिय जगह में ऐसे नेचुरल चीज़ों का जो साउंड क्रिएट होगा, इन सब चीज़ों को वो इंजॉय करते रहना चाहते हैं, वो इस स्थान से वो वापस आना ही नहीं चाहते हैं। ये सारी चीज़ें उनकी क्या है कि वो इमेजिनेशंस के अंदर वो देखते हैं। फर्स्ट एंड टू स्टेंजा में क्या है कि वो अपनी इमेजिनेशंस को हमारे सामने बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं असल में, क्या उनके मन में चल रहा है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। ये दो चीज़ें हमने क्या है कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेंजा में पढ़ी है। फर्स्ट स्टेंजा में उनकी मनस्थिति को हमने पढ़ा, सेकेंड स्टेंजा में जिस जगह पर वो जाना चाहते हैं, इंस्प्री नामक जगह पर, उस जगह का नेचुरल डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा। जो दिन के जितने भी प्रहर है उनका हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब जो है फाइनल स्टेंजा आपका, ये है आपका लास्ट स्टेंजा यानी कि थर्ड स्टेंजा, क्योंकि इस पोइम में आपकी 3 स्टेंजा, ये कंक्लूडिंग स्टेंजा है। हमेशा की तरह इस पोइम की जो 4 लाइंस हैं उनको मैं आपको रीड करूंगी, जो टिपिकल वर्ड्स आएंगे उनकी मैं मीनिंग आपको बताऊंगी। ठीक है, आप इनको ढंग से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। और वन मोर थिंग, ये आपकी जो पोइम है ये लिरिकल पोइम है, इसको आप गा भी सकते हो, ये चीज़ आप भूलिएगा नहीं। W.B. ईस्ट इस पोइम के पोइट है, क्योंकि कोई भी पोइम आप जब पढ़ो तो उसका हमेशा पोइम के नाम के साथ साथ में उसके पोइट का नाम आप हमेशा याद करके जाओ। परीक्षा के अंदर, आपके एग्जाम्स के अंदर 1-1 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं। हम क्वेश्चन आंसर्स तो अच्छे से याद कर लेते हैं, बट क्या है कि मामूली सी जो चीज़ है, पोइट का नाम और पोइम का नाम, ये हम भूल जाते हैं, क्योंकि कई बार इजी क्वेश्चन पुट ऑन कर लेते हैं। हम क्या एक्साइटमेंट के अंदर ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, हार्ड चीज़ें तो याद कर लेते हैं लेकिन ईजी चीज़ों को भूल जाते हैं। हमारी लापरवाही की वजह से 1 नंबर हम कट कर दें, ये हमको नहीं करना है। आप इस पोइम का नाम और पोइट का नाम तो देखिए, ठीक है, आई बात ध्यान में। तो अब थर्ड स्टेंजा पढ़ ही लेते हैं, रीड कर देती हूँ मैं इसको। इसमें है कि आई विल राइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई heard the lake water lapping with the low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's grey. I heard it in the deep heart's core. अब देखो, यहाँ पर देखो I will, I जो है हमेशा की तरह मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ, 2 स्टेंजा में मैंने तुमको बताया था, I जो है वो पोइट के लिए यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि पोइट खुद ही अपनी क्या है कि कल्पना को हमारे सामने एक्सप्रेस करें अपनी पोएम के थ्रू। आई W.B. ईस्ट के लिए लिया गया है। आई विल अराइज, अराइज का मतलब होता है उठना या खड़ा होना, उठना या फिर खड़ा होना। एंड गो नाउ, नाउ यानी कि अभी। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आप लोग जानते हो इनका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट लाइन में देख लेते हैं, आई हर्ड, हेयर का मतलब होता है सुनना, ठीक है। द लेक वाटर, लेक का मतलब होता है झील, वाटर यानी कि पानी, लेपिंग, लेपिंग का मतलब होता है जब पानी में जो छप छप की आवाज आती है, यहां पर तो इसका मतलब छप छप की आवाज से ही होगा, ठीक है। विद लो साउंड, लो साउंड यानी कि धीमा स्वर। बाय द शोर, SHORE, शोर का मतलब होता है जो भी तट होता है, किनारा होता है, इसको आप तट बोल लो। समुद्र का जो किनारा होता है, तट होता है, शोर उसको बोलते हैं। शोर होता है, इसको अपन शो ही प्रोनाउंस करते हैं, इसमें आर जो है वो साइलेंट होता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। वाइल, वाइल का प्रयोग अपन कब करते हैं, वाइल एक क्या है कि क्लोज है, समय सूचक शब्दों को जो इंडिकेट करने के लिए अपन वाइल का प्रयोग करते हैं। वाइल का मतलब प्रॉपर मीनिंग जबकि से होता है। आई स्टैंड ऑन द रोड वे, रोड वे के यानी कि सड़क पर कहीं, वे का मतलब ऐसे मार्ग से होता है, रोड का मतलब वो भी वही सड़क से ही, ठीक है ना, सड़क पर, सड़क का मार्ग। और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, पेमेंट्स जो होता है PAVEMENTS, पेमेंट्स का मतलब होता है फुटपाथ, इसका मतलब होता है फुटपाथ। ग्रे का मतलब होता है डल, ग्रे का मतलब वैसे क्या है स्लेटी कलर से अपन निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ग्रे का मतलब अपन डल
यानी कि जो बोरिंग लाइफ जो होती है उससे निकालेंगे। जब मैं इसका अर्थ करूंगी तो आपको बेटर समझा दूंगी मैं। वैसे तो ग्रे का मतलब स्लेटी से हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है कि ग्रे का मतलब डल लाइफ से आएगा। डल लाइफ यानी कि मतलब कि जो नीरस बोरिंग जो जीवन होता है उसके लिए ये लिया गया है। आगे की लाइन है आई हेard इट इन द डीप। डीप का मतलब होता है गहराई, गहराई। हार्ट्स यानी कि हृदय। कॉर, कॉर का मतलब दिल की गहराई। इसको देखो, इस वर्ड को भी हम क्या करते हैं कि इसको कोर बोलते हैं, बट इसमें भी आप लोग ध्यान में देखिएगा, इसको हम कोर बोलेंगे। इसमें आर जो यानी कि रै का जो साउंड होगा वो हिडन रहेगा, यानी कि आर इसमें जो है वो साइलेंट है। तो इसको क्या बोलोगे? श्र। इसको उसी तरीके से कर। ऑलराइट, ये तो होगी इसकी 4 लाइनें। इसके मैंने मीनिंग्स आपको बता दिए हैं। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं, हमको पोइट क्या बताना चाह रहे हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ। अब मैं उठ खड़ा होऊंगा और चला जाऊंगा, अभी तुरंत ही चला जाऊंगा। कवि क्या कह रहे हैं कि आई विल अराइज एंड गो नाउ। अब मैं उठ खड़ा होऊंगा और तुरंत ही चला जाऊंगा, अभी के अभी। क्यों? क्योंकि फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे I hear the lake water lapping with the low sounds by the shore। क्योंकि हमेशा ही में क्या है कि दिन और रात में, क्योंकि हमेशा, ऑलवेज का मतलब होता है बच्चों हमेशा, क्योंकि हमेशा ही में दिन और रात्रि के समय में जो ये झील के किनारे जो वाटर का साउंड प्रोड्यूस होता है, झील के किनारे जो वहाँ का तट है, वहाँ पर जो समुद्र की जो झील की जो लहरें चट्टानों से टकराकर जो छप छप की आवाज़ आती है, जो वहाँ की जो चट्टानों से टकराकर जो आवाज़ आती है, उसको मैं डे एंड नाइट हमेशा ही उनको सुनता रहता हूँ। ठीक है ना? कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं हमेशा ही जो वो जो समुद्र के किनारे, समुद्र के तट पर जो झील की जो लहरें टकराती है, तब वो क्या कि धीमा स्वर अपना प्रोड्यूस करती है, छप छप की आवाज़ जो वो करती है धीमी धीमी, वो क्या है कि मैं हमेशा ही जो है हमेशा वो सुनता रहता हूँ। ठीक है? While I stand on the roadway। कब सुनता रहता है? जबकि मैं सड़क के किनारे कहीं खड़ा रहता हूँ या सड़क पर कहीं खड़ा रहता हूँ, तो उस समय में क्या करता हूँ कि उस समय में हमेशा ही दिन और रात, हमेशा ही में जो झील का जो साउंड है, जो उस किनारे से किनारों की जो टकराता है, चट्टानों पर रखी हुई टकराता है पानी, तो जब छप छप की आवाज़ आती है, जो साउंड वो प्रोड्यूस करती है वेव्स, उनको मैं दिन रात हमेशा ही मैं सुनता रहता हूँ। जबकि मैं उस समय किसी भी रोड पर खड़ा रहता हूँ, तो उस समय ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में चलती रहती है। While I stand on the roadway, जबकि मैं किसी सड़क के किनारे खड़ा रहता हूँ, और ऑन द पेमेंट्स गे, या फिर मैं किसी फुटपाथ पर खड़ा रहता हूँ। ठीक है ना? तो ये क्या है कि ये सारी दो जो लाइनें जो कवि हमको बता रहा है कि ऐसा वो क्यों चाहता है, क्यों खड़े होकर वो वहां जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि शहर की जो बिजी लाइफ है, तो जहाँ कहीं भी वो कोई भी वर्क कर रहे होते हैं, चाहे वो सड़क के किनारे खड़े रहे, चाहे वो पैदल चल रहे हैं, या फिर फुटपाथ पर खड़े रहे हैं उस डल जीवन के अंदर, तो जहाँ कहीं भी वो खड़े रहते हैं, हमेशा ही उस नेचर के साउंड को वो क्या है कि फील कर रहे होते हैं उसमें मन मस्तिष्क में। आई हेयर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। मैं इस नेचर के जो साउंड को प्रोड्यूस किया गया जो साउंड है, यानी कि जो समुद्र की जो लहरों की जो छप छप है, उसको क्या है कि मैं अपने हृदय की गहराई से बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, उनको बहुत ज़्यादा मैं याद कर रहा हूँ। यानी कि एक तरीके से वो इंस्प्री नामक जगह का पूरा नेचुरल दृश्य जो है, वो हमेशा ही शहर की जो बिजी दौड़ भाग भरी हुई जो लाइफ है उनकी, जहाँ कहीं भी वो काम कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी वो जा रहे हैं, जहाँ कहीं भी वो खड़े हैं, उस लाइफ को वो हमेशा ही क्या करते हैं, अपनी मेमोरी में वो कलेक्ट करते रहते हैं, रिकलेक्ट करते रहते हैं, याद करते रहते हैं। ठीक है? तो ये आपका थर्ड स्टेंजा क्रिएट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसको आप ढंग से रीड करिएगा। फर्स्ट स्टेंजा में कवि की हमने क्या है कि कवि की जो मंशा है वो जानी। सेकंड स्टेंजा में उस इंस्प्री नामक जगह की पूरी डिटेल हमने देख ली कि वहाँ का जो है पूरा का पूरा डे आउट कैसा जाता है, वहाँ का डे का लेकर नाइट तक का जो दिन है वो कितना कैसे जाता है, नेचुरल डिस्क्रिप्शन हमने वहाँ का पढ़ा। लास्ट में जो है कि कवि ऐसा क्यों करना चाह रहा है, क्योंकि क्या है कि शहरी जीवन से वो बोर हो चुके हैं। अब वो क्या है कि उसी स्थान पर वापस जाकर वो प्राकृतिक दृश्य को एंजॉय करना चाहते हैं, नेचुरल को एंजॉय करना चाहते हैं। तो नेचर को एंजॉय करने के लिए वो इंस्प्री जगह पर जाना चाहते हैं। ये इस थर्ड स्टेंजा में हमने पाया। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो ये जो पोइम है द लेक आइल ऑफ इंस्प्री, ये आज कंप्लीट हो गई है। इसको ढंग से आप पढ़ना। आपके वीडियोस में मैंने पूरा कुछ डिटेल में बता दिया है, जो टिपिकल वर्ड्स थे उनके मैंने मीनिंग्स आपको बताए हैं। इनको आप अच्छे से याद करना, इस पोएम को आप ढंग से पढ़ते रहना। छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है आपके इस पोएम से रिलेटेड, वो यहीं पर आपके क्या है कि वो सॉल्व हो जाएंगे। इन वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। आपको क्या है कि डिटेल में मैंने बताया, तो आपके जो छोटे क्वेश्चंस है उनको आप खुद से सॉल्व करना। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे लाइव क्लास में आप लोग कंसल्ट करोगे। थैंक यू।